चैप्टर FCRA। तो ये किस किस को एप्लीकेबल है? मुझे यानी कि पर्सन ऑफ द इंडियन सिटीजन अनोने को, यानी कि पर्सन आउटसाइड द इंडिया सिटीजन ऑफ इंडिया, और कंपनी एसोसिएट और ब्रांच ऑफ इंडियन कंपनी जैसे कि ताज दुबई। अब फॉरेन कंपनी क्या होता है? कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडरी जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जिसके दो या फिर दो से ज़्यादा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो और दो से ज़्यादा जगह पर वो बिज़नेस करती हो। अब क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? यानी कि DDT AC बस है। DDT यानी कि डिपॉजिट डिलीवर और डिपॉजिट डिलीवर ट्रांसफ़र। क्या चीज़ें? आर्टिकल, करेंसी और स्पेसिफिक चीज़ें। लेकिन अगर आर्टिकल 1 लाख से कम है पर्सनल गिफ्ट तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता, डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन A पर्सन ने B पर्सन को दिया था, अब वो B पर्सन इंडिया के अंदर C पर्सन को दे रहा है, तो उसको माना जाता है पैसे से पैसा। कोई पैसा आया था, उस पर डिपॉजिट कर दिया और इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा। और अदर एज में भी डीम्ड, नॉट डीम्ड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। कोई एजुकेशन के लिए लिया, कोई फीस है, या कोई COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोर्स। ठीक है। अब आता है फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स क्या होता है? बाहर से कोई भी सोर्स है, गवर्नमेंट हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ट्रस्ट हो, कुछ भी हो। माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल इसलिए लिया है कि फॉरेन कंपनी है। टेस्ला का एग्जांपल इसलिए लिया, फॉरेन कंपनी बट आल्सो हैव अ प्लेस इन बिजनेस ऑफ इंडिया। टेस्ला फॉरेन कंपनी विच आल्सो डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिल इन इंडिया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यानी कि ऐसा कोई फाउंडेशन जिसको FCT से द्वारा फंड किया जाता है पूरा। अब कौन नहीं आएगा इसमें फॉरेन सोर्स में? NRI नहीं आएगा फॉरेन सोर्स में। कंपनी जिनके पास जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, कंपनी जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, लेकिन उनकी हाफ ऑफ द मोर, या तो हाफ या फिर हाफ से ज़्यादा वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू को होल्ड करता है कोई गवर्नमेंट, कोई ट्रस्ट या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि फॉरेन गवर्नमेंट है। लेकिन अगर ये FDI नॉर्म्स के अंदर, फेमा नॉर्म्स के अंदर है, तो फिर ये नहीं आएगा और सिंपली मान लिया जाएगा उसको। UNI और MF वगैरह भी नहीं आते हैं। अब सेक्शन 3 में 3 लोग आते हैं सरकारी, पब्लिक सर्वेंट जैसे जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय अदर देन एम्प्लॉयज होते हैं। अब पॉलिटिकल में 2 चीज़ें आती हैं। RSS क्यों? बिटवीन बिकॉज दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल नेचर है। शोभित बिकॉज ये पॉलिटिकल पर्सन है, ऑफ ऑफिस बेयरर है। गहलोत क्योंकि बिकॉज ये MOL यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है और अगले साल चुनाव भी लड़ने वाला है, इसलिए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। न्यूज़ में कौन आता है? तो कार्टूनिस्ट, कॉलमनिस्ट, और यहाँ से C से एक चीज़ और है, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर। नॉट एप्लीकेबल फॉर, फर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई सैलरी मिल रही है तो उसके लिए नहीं है, स्टाइपेंड मिल रहा है तो उसके लिए नहीं है। सैलरी एंड स्टाइपेंड आर टू बैड। आर्ट मतलब रेमिटेंस मिल रहा है कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, रिलेटिव से कोई पैसा मिल रहा है तो वो नहीं आएगा सेक्शन 3 में। बैड यानी कि बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऐसे एजेंट में और किसी डेलीगेशन को मिल रहा है तो। लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा मिल रहा है तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, अगर चाहे रिलेटिव से मिल रहा हो, चाहे इन कारणों से मिल रहा हो, 30 डेज़ के अंदर इन्फॉर्म करना है। हाँ, पॉलिटिकल नेचर के ऑर्गेनाइजेशन में अगर CG को लगता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर CG को लगता है कि वो हैबिचुअली इन चीज़ कामों में इन्वॉल्व है या फिर वॉलंटरी ग्रुप हैं कोई, तो रिप्रेजेंटेशन देगा, दूसरे पर्सन को ऊप देगा कि हम आपको क्यों ना पॉलिटिकल नेचर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दें। ठीक है, उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देगा 120 डेज़ में, प्लस 60 डेज़ को उसका एक्सटेंशन दे सकते हैं। फॉरेन हॉस्पिटलिटी किस किस को मिलती है? सरकारी वही सेम ऊपर वाले जो 4 थे, बस इसमें PS नहीं आएगा, नहीं पब्लिक सर्वेंट नहीं आएगा। पॉलिटिकल इसमें सिर्फ 2 हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और शोभित यानी कि पॉलिटिकल पर्सन ऑफ ऑफिस बेयरर। जाने से 2 हफ्ते पहले आपको बताना है, लेकिन आपको इमरजेंसी में गए तो आपको जिस दिन मिली उससे 1 महीने के अंदर बताना ही मत अगर 1 लाख से कम मिली तो। नो परमिशन, अगर इन केसेस में परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, अगर कि CG और SG के ने आपको खर्चा करके भेजा, कोई बायलैटरल एग्रीमेंट था या फिर आप खुद के खर्चे पे भी गए। सेक्शन 8 मतलब कहाँ यूज़ कर सकते हो आपको, जिस पर्पज़ के लिए आपने उसको ऑब्टेन किया था उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, कहाँ नहीं यूज़ कर सकते। स्पेकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते। अब स्पेकुलेशन किसको डिफाइन करते हैं? स्कीम जिसमें कोई हाई रिटर्न दिलवाने का बोला गया है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन लिंक टू द मार्केट फोर्सेज, बट डेट अलाउड है, डेट में आप कर सकते हो। इसमें दोनों चीज़ें आएंगी, प्रिंसिपल भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिंसिपल। एडमिन खर्चे 20% से ज़्यादा मत करना, लेकिन CGI की अप्रूवल है, CG की अप्रूवल तो आप उससे भी ज़्यादा खर्च कर सकते हो। कौन से खर्चे एडमिन में नहीं आते? ट्रेनिंग खर्चे, कलेक्शन के खर्चे, एनालिसिस और सैलरी ऑफ स्कूल और डॉक्टर, ऐसा कुछ वेलफेयर में जो काम आते हैं।
अब प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ द फॉरेन कंपनी, हम आपको पैसा लेने से मना कर देंगे अगर उसको हाई EPF इफेक्ट होता है, तो कंट्री की हार्मनी इफेक्ट होती है, इंटीग्रिटी इफेक्ट होती है, इलेक्शन ढंग से नहीं होते, पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, या फिर फ्रेंडली नेचर बिटवीन द टू स्टेट्स ऑफ द इंडिया अफेक्ट होता है। तो प्रोहिबिट पेमेंट, बाहर भेजना मना कर देंगे। बाहर भेजना किसको मना कर देंगे? अगर CG को एप्लीकेशन मिली थी, कॉन्ट्रावेंशन में फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसको, तो और को 3 साल की जेल भी होगी इस बात के लिए। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलेगा, और पुरानी इंस्टॉलमेंट का 75% आपने यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। सेक्शन नंबर 12, कोई पर्सन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए फिर प्रायर परमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए करेगा तो 3A प्लस 10,000 रुपये, प्रायर परमिशन के लिए करेगा तो 3B प्लस 5,000 रुपये CG को देगा, और CG 90 डेज में उसको परमिशन दे देगा। बट ABCD अगर और PSU के लिए कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। A यानी कि ऐसा कोई एक्ट कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए, तो बेनामी एक्ट कर रहे हो। B से कन्विक्ट और कन्वर्जन के लिए और क्रिमिनल हार्मनी इफेक्ट करने के लिए। D से डाइवर्जन यानी कि बंटवारा करवाते हो, और P से प्रोहिबिशन सेडेशन यानी कि भड़काऊ भाषण वगैरह देना, और अनडिज़ायरेबल, प्रोहिबिट, सेडेशन, अनडिज़ायरेबल। ऐसी इसकी वैलिडिटी 5 साल रहेगी, लेकिन आपको इसको रीअप्लाई कर सकते हो, लेकिन 6 महीने से पहले मत करना, यानी कि 4 साल 6 महीने के बाद ही कर सकते हो। FC3 में प्लस 5,000 रुपये देने हैं, ठीक है। 5 साल के 1 साल बाद तक भी कर सकते हो अगर इन 6 महीनों में आप नहीं कर पाते हो तो, लेकिन यहाँ पे FC3 के साथ आपको अब 10,000 देना है, यानी कि एक्स्ट्रा 5K रुपीज़। अगर आपको कैंसिलेशन कर दिया था ये ऊब दे के, तो आपको कूलिंग पीरियड मिलेगा 3 ईयर्स के लिए, लेकिन अगर आपको उसको भी कैंसिल करवाना है तो कैंसिलेशन ओनली व्हेन 2 ईयर्स यानी डिफंक्ट, यानी 2 साल पास हो जाना चाहिए एटलीस्ट। सस्पेंड आपका कैंसिलेशन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन 180 डेज़ के लिए, प्लस एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर सकते हैं 180 डेज़ के लिए। अगर रिसीव करना है तो CG से पूछ के करना पड़ेगा। यूटिलाइज़ करना है तो 25% खुद की मर्ज़ी से कर सकते हो, 75% जो करना है CG की परमिशन से करना पड़ेगा। रिपोर्ट देनी है आपको 9 मंथ में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से CA के सर्टिफिकेट के साथ, जिसमें इनकम बताने, एक्सपेंस बताने, और आपको रिजल्ट बताने, बैलेंस शीट बतानी है, और अपनी बुक्स को प्रिजर्व करना है 6 ईयर्स के लिए। वेबसाइट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया तो 15 डेज में बताना है क्वार्टर के एंड पे। कन्विक्ट हो तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे 5 ईयर्स के लिए, सिंपली। कंपाउंडिंग करवानी है आपको हर 3 साल में 3,000 रुपीज़ के लिए। CFE 180 डेज मतलब कि कोई पर्सन है जो आगे इलेक्शन लड़ने वाला है, तो 180 डेज़ में उसको इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ नॉमिनेशन से बताना है, और नॉमिनेशन हो गया तो 45 डेज़ ऑफ नॉमिनेशन से के अंदर यानी कि ये पार्टी है तो 180 डेज़ यानी कि उससे पहले नॉमिनेशन, और बाद में 45 डेज़, इस डेट को नॉमिनेशन होता है। 1 मोर FCRA अकाउंट खुलवाते हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बताना है 15 डेज़ के अंदर। अगर आपको केस करना है आगे केस में कोर्ट ऑफ सेशन में, अगर तो 1 मंथ प्लस 1 मंथ, उससे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट में जा सकते हो 60 डेज़ के अंदर। CG कैन नॉट रिवाइज इट्स ओल्ड ऑर्डर विच आर मोर ओल्ड देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा पुराने ऑर्डर को वो रिवाइज़ नहीं कर सकती है।